चलिए आज हम जानते हैं कि रिसर्च क्रिटिकिंग क्या है। ये जो है टॉपिक, ये बीएमएस थर्ड फेज का 10th चैप्टर है। मतलब रिसर्च का लास्ट चैप्टर है, रिसर्च क्रिटिकिंग। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन, लक्षण ऑफ रिसर्च क्रिटिकिंग के बारे में जानेंगे। तो रिसर्च क्रिटिकिंग क्या होता है कि अनुसंधान की समीक्षा, मतलब समीक्षा करना या उसकी जांच करना या उसका विवेचन करना या उसका इवैल्यूएशन करना या जजमेंट करना, मतलब किस तरह से रिसर्च हुआ है, कैसे सही दिशा में हुआ है या नहीं हुआ है, क्या क्या खामियां रही, क्या उसमें अच्छाइयां रही, क्या बुराइयां रही, ये सभी की समीक्षा करना ही रिसर्च क्रिटिकिंग होता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन, लक्षण जानेंगे। तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका है, प्रोसेस, जो रिसर्च की जांच करे, इवैल्यूएटिंग रिसर्च स्टडी, इसकी स्ट्रेंथ को पता करे, इसकी क्या ताकत है, क्या इसमें जो आपका जो पास जो रिसर्च आया है उसमें क्या वीकनेस है, उसकी क्या वैलिडिटी है, मतलब कहाँ पे ये सही से वैलिड होता है नहीं, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है नहीं, और इसको फर्दर, इसको आगे फ्यूचर में अप्लाई करने लायक है नहीं, यूज किए करने लायक है नहीं, अप्लीकेबिलिटी है कि लायक नहीं है या नहीं, और पर्टिकुलर जो हमारे फील्ड के रिलेटेड रिसर्च है या नहीं, उसकी हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एक जांच करते हैं। ओके, उसे कहते हैं रिसर्च क्रिटिकिंग। ओके, या कहते हैं कि रिसर्च के बारे में जो है अवलोकन करना या उसको बारे में उसको जांच करना। ओके, जैसे टीका करना। ओके, तो ये क्या है? ये हेल्प करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, रिसर्च जो की गई है उसकी क्वालिटी और उसकी यूजफुल ऑफ रिसर्च फाइंडिंग प्रैक्टिस। तो यूजफुल रिसर्च फाइंडिंग के प्रैक्टिस में यूज करने के लिए कैसे यूज होता है उसके बारे में ये जांच होता है। तो क्या होता है ये रिसर्च? जब भी आपका रिसर्च की स्टडी कंप्लीट होती है, अनुसंधान जब भी आपका कंप्लीट होता है, तो जब आप पब्लिकेशन के लिए देते हैं, उस समय भी रिसर्च क्रिटिकिंग हो सकती है, या पब्लिकेशन होने के बाद में भी रिसर्च क्रिटिकिंग हो सकती है। दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो रिसर्च क्रिटिकिंग जो पब्लिकेशन से पहले होता है उसको पीर रिव्यू कहा जाता है। जो पीर रिव्यू, जो आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट में भी आप रिसर्च कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग उसकी जांच करेंगे पब्लिकेशन से पहले, वो होता है बिफोर पब्लिकेशन रिव्यू या क्रिटिक्स। या उसके बाद में जो लास्ट में जो रिसर्च है, उसके लास्ट में जो जैसे पब्लिकेशन हो गया, वहां पर आप किसी ने कमेंट्स करे या किसी ने बताया कि यहाँ यहाँ खामियां हैं, यहाँ यहाँ सुधार की जरूरत है, इस तरह से जो क्रिटिकिंग्स हैं ये बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी उस सब्जेक्ट का रिलेटेड आदमी कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि किस कैसे कैसे क्रिटिकिंग करना है, रिसर्च स्टेप्स क्या है। तो हम वन बाय वन जानेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व क्रिटिकिंग ऑफ रिसर्च वर्क। तो कोई रिसर्च वर्क के बारे में जब आप टीका कर रहे हैं या उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं या आप उसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना चाहिए। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इवैल्यूएशन। जब भी आप क्रिटिकिंग करेंगे तो पहली चीज आपको क्या देखना है उसमें, कि उसमें इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड का इवैल्यूएशन करना, उसकी जांच करना है। असेस द क्लियरिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या सही से जो आपका रिसर्च किया गया है, क्या सही से उसका क्लैरिटी बताई गई है, क्या सही उसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम की जरूरत थी, जो प्रॉब्लम हुआ है, क्या सही से उसका क्या कह सकते, क्लियर 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 जिस विषय पे जो शोध होना है, क्या सचमुच में वो प्रॉब्लम था, उसके बारे में जांच करना है। और इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, क्या ये इतना सब स्टडी करने की क्या जरूरत थी, इस विषय पर अनुसंधान करने की जरूरत थी, उसके बारे में भी ये क्रिटिकिंग करना है। और चेक इफ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर द स्टडी इज प्रोवाइडेड, क्या जो भी रिसर्च हुआ है, जो स्टडी पेपर आपके पास है, जो आया है आपके पास, क्या इसकी सचमुच में जो है इस स्टडी की जरूरत थी, आपको जजमेंट देना पड़ेगा, आपको तर्क सहित उसका उत्तर उसमें उस रिसर्च पेपर में मिल रहा है क्या, जिसने भी रिसर्च किया उसमें स्ट्रांगली उसने रिसर्च पेपर में बताया है कि जस्टिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम थी और इसलिए मैंने ये रिसर्च किया है। तो इस फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड ऑफ इवैल्यूएशन में हमें फर्स्ट इसकी जांच करना है, क्या सचमुच में इस विषय पर
रिसर्च की जरूरत थी, उसके बारे में हम जांच सकते हैं क्रिटिक्स, रिसर्च क्रिटिक्स में। दूसरी क्या जांच कर सकते हैं क्रिटिकिंग में? लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर पे सही से जो है रिसर्च करने वाला जो है रिसर्चर, सही से उसने लिटरेचर का यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो एनालाइज द एडवोकेसी एंड रिलेवेंस ऑफ रिलीव्ड लिटरेचर। तो जितना आपका जो सब्जेक्ट विषय, जिस विषय पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या उस विषय में एडवोकेट सफिशिएंट रिव्यू, लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर को रिव्यू किया है या नहीं किया है, उसके बारे में जांचना है। और उसके रिलेवेंस, उसी रिलेटेड टॉपिक पे जो है लिटरेचर रिव्यू किया है या नहीं किया है, ये जांच करना ही जो होता है लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकिंग। और जो दूसरा होता है डिटरमाइन वेदर करेंट, रिलेवेंट एंड क्रेडिबल सोर्स आर यूज्ड। तो ये क्या होता है, जब भी हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो करेंट और रिलेवेंट और क्रेडिबल सोर्स से ही उसका लिटरेचर रिव्यू किया है। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका रिसर्च का जो विषय है, जो अनुसंधान कर रहे हैं आप, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू क्या आपका प्रेजेंट सिनेरियो पे सही बैठता है, या आपका लिटरेचर 30 साल 40 साल पुराने विषयों पे या पुराने समय के हिसाब से जो है उसका रिव्यू किया है, या प्रेजेंट के कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि अभी 2-4 साल 5 साल का जो लिटरेचर के ऊपर आप रिव्यू करके आपने रिसर्च किया है, उसका पता करना है। जैसे करंट, वेदर करंट और रिलेवेंट आपके टॉपिक के रिलेटेड ही आपने लिटरेचर का रिव्यू किया है, और क्रेडिबल सोर्स है, जो सोर्स है वो सही सोर्स है या नहीं। जैसे आपको पता है बहुत सारे जो होते हैं, जो स्टडीज के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो फेक होते हैं या जिसका पीर रिव्यू नहीं होता है, वो भरोसेमंद नहीं होते हैं। तो क्रेडिबल सोर्स है या नहीं, वो भी हमें रिसर्च क्रिटिक में पता करना है। और क्या होता है, चेक द गैप्स इन द नॉलेज इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो हमें लिटरेचर सर्च क्यों करना है, लिटरेचर रिव्यू क्यों करना है? क्योंकि जो रिसर्चर का, जो हम जिसका लिटरेचर क्रिटिकिंग कर रहे हैं, क्या उस रिसर्चर ने गैप सही से पता किया है या नहीं किया है? क्या उस पेपर में, जो उस आर्टिकल में, क्या गैप का मतलब क्या कमी थी जो एट प्रेजेंट उसको फिल करने के लिए रिसर्च किया गया है? तो चेक गैप, आपको क्या करना है क्रिटिकिंग के समय पे? गैप को है जो इन द नॉलेज क्लियरली आइडेंटिफाई किया है और फिल करने की कोशिश की गई है या नहीं, उसको भी पता करना है रिसर्च क्रिटिकिंग के अंदर। तो ये हमारा तीसरी चीज है रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। तो यहां पर क्या होता है, असेस द वेदर द रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियरली स्टेटेड। आपको ये भी जांच करना है जब आप क्रिटिकिंग करेंगे, तो वहां पर जो क्लियरली उसी विषय पे, प्रश्न पे जो आपकी जांच कर रहे हैं, क्या उसी पे रिसर्च क्लियरली उस टॉपिक पे क्लियर बताया है या नहीं बताया है। जैसे कि मान लीजिए आमवाद पे किसी पे स्टडी हो रही है, तो आमवाद के आपके पास पेशेंट है, इसलिए आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेस वेदर द रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियरली, आपका प्रॉब्लम रिसर्चली क्लियरली बताया गया है, आप क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम का आपको पता करना है क्रिटिक। और आइडेंटिफाई वेदर ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस आर स्पेसिफिक। तो आपको ये भी पता करना है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसकी परिकल्पना सही से की गई नहीं, इसका मैं जो तरीका यूज कर रहा हूं कि पुराने इससे बेहतर है या ऐसे हो सकता है। तो आपका रिसर्च इस ऐसे रिलेटेड है, टू वेरिएबल्स का सही से यहाँ पर रिलेशन बताया है, ये भी आपको पता करना है। और मेजरेबल एंड अलाइन विद द प्रॉब्लम, तो जो भी है इसका ये अलाइन होना चाहिए, जो दोनों वेरिएबल का रिलेशन यहाँ पे क्लियरली बताना चाहिए। तो ये है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च क्रिटिकिंग। चौथा है रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। तो अब जब भी आप रिसर्च आर्टिकल देखेंगे, तो रिसर्च डिजाइन में वहां पर क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन यूज। वहां पर क्या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या बिग मिक्स मेथड यूज किया गया है। तो रिसर्च डिजाइन में जब भी आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, तो किस तरह का रिसर्च है, क्या क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो कैसे कह सकते हैं, जैसे कि किसी क्वांटिटेटिव क्या होगा, जो नंबर्स होंगे, और क्वालिटेटिव क्या होगा, जो फीलिंग्स, जहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, या दोनों का मिक्स करके वहां पर जो है डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको आपको पता करना है वहां पर।
और क्या होता है, इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिजाइन, तो आपको डिजाइन सही से है या नहीं है, उसका अप्रोप्रिएट सही से है, ये आपको पता करना है। रिव्यू सैम्पलिंग मेथड्स, तो सैम्पलिंग मेथड सही से दिया है, करेक्ट सैंपल, मतलब एडवोकेट सैंपल है नहीं, बहुत कम सैंपल भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर जो है स्टैटिस्टिकल डाटा सही से नहीं होता है, तो सैम्पलिंग मेथड्स करेक्ट हुआ है नहीं, सैंपल का साइज बरोबर लिया है नहीं, बहुत ज्यादा सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, तो सैंपल साइज और इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सही से बताया गया है या नहीं, आपके उस टॉपिक के रिलेटेड, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों में को एक्सक्लूड किया है या प्रेग्नेंट लेडीज को एक्सक्लूड किया है, आपकी रिसर्च में नहीं लिया, एक्सक्लूड किया, ये सभी को आपको यहाँ पे सही से बताया गया नहीं, इसको भी आपको जब भी आप क्रिटिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी जांच करना होगा, इसका एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट चीज है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन में यहाँ पर आपका काम क्या है, जैसे ही क्रिटिकिंग करेंगे या उस पर जो भी क्रिटिक करेगा, तो वहां पर ये पता करना है, चेक द एथिकल क्लियरेंस, वहां पर एथिकल क्लियरेंस मिला है नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो क्या वहां पर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की, आईआरबी की परमिशन मिली है या नहीं मिली है, तो वहां पर वो पहले आपका पता करना है। दूसरी चीज है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जब भी कोई पेशेंट वॉलंटरी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां पर उनके लैंग्वेज में जो भी उसका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके उस पर कंसेंट लिया गया नहीं, वो भी आपको क्रिटिक करने के लिए उसकी जांच करनी पड़ेगी। और इवैल्यूएट इफ कंसिडरेशन, और उसके अलावा एनिमल अगर यूज कर रहे हैं तो एनिमल कम्युनिटी से भी आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। और क्या होता है, इवैल्यूएट इफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पार्टिसिपेंट सेफ्टी वेयर मेंटेन्ड, तो यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन में यहाँ पर यह भी पता करना है कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कॉन्फिडेंशियल चीज को आपको मेंटेन करना है, क्या आपने उसको किया है या नहीं किया है, वो भी हम क्रिटिक में पता लगाते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सेफ्टी, आपके पार्टिसिपेंट के सेफ के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ दवाई दी, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है, उसके लिए आपने क्या सेफ्टी मेंटेन की है, वो भी आपके आर्टिकल में क्लियरली दिया है या नहीं दिया है, वो भी जब भी आप क्रिटिक करेंगे उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होता है, डाटा कलेक्शन मेथड्स, जब भी आप किसी डाटा कलेक्ट करते हैं कैसे किया है करना है, वो भी यहाँ पर क्लियरली आपके रिसर्च आर्टिकल में होना चाहिए। जैसे एनालाइज द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शंस, तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप डाटा जब कलेक्ट करेंगे तो इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनरी के थ्रू जब भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपको एनालाइज टूल्स, कौन से टूल्स यूज किया है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, ओके, जैसे वेइंग मशीन है, थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप है, जितने भी HPLC HPTL जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सही से इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और उसकी एक्यूरेसी सही से है या नहीं, और सही टेक्निक से जो है रिसर्च या स्टडी की गई है नहीं, यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, और इंटरव्यू सही से लिया गया है नहीं, कितने लोगों में लिया गया है, जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहीं पे लिया गया है, कहाँ से इंटरव्यू लिया गया है, कौन से मेथड से लिया है, क्वेश्चनरी लिया है, टेलीफोन से लिया है या व्हाट्सएप के थ्रू, किस तरह से कलेक्ट किया गया है क्वेश्चंस, ये सभी चीज सही से बताई गई है या नहीं, ये भी पता करना पड़ता है। और जो नेक्स्ट होता है 7th, डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, तो डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो उसको एनालाइज करना, जितना भी आपने डाटा भी कलेक्ट किया है उस रिसर्च आर्टिकल में उसको एनालाइज करना पड़ेगा। इवैल्यूएट वेदर द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल मेथड वेर यूज्ड, तो वहां पर जो स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे टी टेस्ट होता है, ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, मीन मीडियन, ये सभी से सही से यूज किया है नहीं किया है, ये आपका डाटा से एनालाइज करना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि डाटा का सही से यूज हुआ है। नेक्स्ट है असेस इफ द डाटा सपोर्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस, आपको ये भी पता करना है कि जो डाटा जो सपोर्ट करता है रिसर्च आपके हाइपोथेसिस, जो आपके अनुसंधान के परिकल्पना को सही से जो फिट होता है क्या डाटा का एनालाइजेशन या जो डाटा का कलेक्शन, वो भी आपको पता करना। आइडेंटिफाई द इंटरप्रिटेशन इज ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, तो आपको ये भी पता करना है कि यहाँ पर सही से उसको एनालाइज हुआ है नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव्स और तर्क अनुबंध है, तर्क से बनाया गया है नहीं, आपके जो रिसर्च आप आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं वो भी पता करना है क्रिटिक करने से पहले। ओके, नेक्स्ट होता है 8th, फाइंडिंग्स एंड डिस्कशंस। ओके, तो 8th स्टेप में आपको ये पता करना है कि फाइंडिंग्स, जिसने जो स्टडी दिया गया है, जो आर्टिकल्स है, उसमें रिव्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो वहां पर
तो रिव्यू करना है प्रेजेंटेशन कैसे बनाया गया है जो आसानी से समझ में आए, जैसे इलिटरेट पीपुल्स को भी, अनपढ़ लोगों को भी समझ में आए, उस तरह से वहां पे क्लियर फाइंडिंग्स बताया गए हैं। नहीं जैसे कि चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से या और किसी माध्यम से। ओके, तो वहां पर क्लियरली आसानी से यहाँ पर फाइंडिंग्स बताए गए, नहीं वो भी आपको पता करना पड़ेगा। क्या कमी रह रही है, क्या अच्छी चीज है, वो पता करना पड़ता है। और चेक इफ द डिस्कशन रिलेटेड फाइंडिंग टू द लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको चेक करना है आपको कि फाइंडिंग्स आपके लिटरेचर के हिसाब से ही है या डिस्कशन जितना दिया गया है जो आर्टिकल में वो सही से रिलेट करता है या नहीं करता है, वो भी पता करना है। इवैल्यूएट हाउ वेल लिमिटेशंस आर एक्नॉलेज। तो वहां पर ये पता करना है कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिमिटेशन वहां पर बताए गए या नहीं बताए गए। जैसे मान लीजिए किसी ने, रिसर्चर ने 40 पेशेंट से लिया है तो उसके लिमिटेशन उसने बताया कि मैं इतने ही ले रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, कुछ रीजंस क्या वजह है, या कम ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, उसके लिमिटेशंस, ठीक है, इतने टाइम के लिए कर रहा हूँ। तो ये लिमिटेशंस क्लियरली इवैल्यूएट करना है, हाउ वेल लिमिटेशन इज एक्नॉलेज इन दैट रिसर्च स्टडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो इन दैट स्टडी, उस स्टडी में कंक्लूजन और रिकमेंडेशन सही से बताए गए या नहीं, क्रिटिक्स से पहले आपको पता करना है। असेस वेदर द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। तो जितने भी जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो क्या है कि उस फाइंडिंग्स के हिसाब से है या नहीं है, वो पता करना है। और इवैल्यूएट प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन। आपको वहां पर, जैसे अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ट्रेंड चल रहा है खासकर आयुर्वेद में, तो एविडेंस, उसके सबूत है या नहीं, तो उसके लिए इवैल्यूएट करना है आपको कि प्रैक्टिकली उसको रेकमेंड किया जा सकता है या नहीं। जैसे किसी ने किसी विषय में अनुसंधान हुआ है तो उसके विषय में, तो उसको प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर सकते हैं नहीं, वो पता करना है। चेक फॉर जनरलेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। तो जनरली यूज करने के लिए और अप्लाई करने के लिए रिजल्ट में वो भी पता करना है। लास्टली ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग स्टाइल। और इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारे चीज देखना है, जैसे कि चेक क्लियरिटी, क्लियरली दिया गया नहीं, और कोहेरेंस है नहीं, क्लियर नहीं, स्ट्रक्चर, राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, एंश्योर आपसे क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, absence ऑफ ग्रामेटिकल एंड दैट इज टाइपोग्राफिकल एरर्स, क्या टाइपोग्राफिकल या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुआ है, उस वो भी स्टडी करना है। और इवैल्यूएट रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल कैसे, किस तरह से रेफरेंसिंग स्टाइल दिया गया है, ओके, तो वो भी आपको पता करना है। और सिटेशंस सही से दिया गया है, रेफरेंसिंग सिटेशंस, वो भी आपको पता करना है क्रिटिक्स करते समय। ओके, लास्टली कंक्लूजन क्या है इसका कि एंड क्रिटिक रिसर्च इज एसेंशियल एंश्योर दैट साइंटिफिक स्टडी ट्रस्ट वर्थी, एप्लीकेबल एंड हाई क्वालिटी। तो रिसर्च क्रिटिक्स क्या होता है, रिसर्च का जो है उस पर जो क्या होता है, टीकाकरण करने से पहले, टीका करने से पहले या उस पर कमेंट्स करने से पहले ये आपको जानना चाहिए कि ये जरूरी है किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए, किसी भी विज्ञान के रिलेटेड स्टडी के लिए जो है क्रिटिकिंग जरूरी है, क्योंकि भरोसेमंद हो, वो स्टडी जो की गई है भरोसेमंद हो और अप्लीकेबल, दूसरे जगह पर उसको अप्लाई करने के लायक हो, और क्वालिटी, हाई क्वालिटी की स्टडी हुई है या नहीं है वो पता करने के लिए। और स्ट्रक्चर्ड क्रिटिक हेल्प्स टू इंप्रूव द फ्यूचर रिसर्च। तो इस तरह की रिसर्च क्या होते हैं, ये फ्यूचर में एडवाइस करते हैं कि सही से रिसर्च हो, इंप्रूव करें कि फ्यूचर के रिसर्च के लिए। और गाइड्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए इस तरह की रिसर्च जो हाई क्वालिटी की रिसर्च, ये क्या करेंगे, ये गाइड करेंगे। और सपोर्ट स्कॉलरली रिगरस। तो स्कॉलर्स को क्या करेंगे, ये तो रिगरस इस तरह से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, तो रिसर्च क्रिटिकिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।